हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप सब लोग का बहुत बड़ा डिमांड था कि भैया सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाओ, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो कराओ। आप केवल एमसीक्यू करा रहे हो, तो इसलिए आपके डिमांड पर मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। और आप कहते हो ना कि भैया वही क्वेश्चन लाओ जो आप हम लोग के एग्जाम में आए, तो वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो आप लोग के एकदम एग्जाम में आएगा। तो आप जुड़ जाओ चैनल से। मात्र अब आप लोग के एग्जाम में जानते हो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 22-23 दिन बचे हैं। आप इस 22-23 दिन जो भी मैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, बस इसको पढ़ लेना, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। मैं एक नहीं कई सारा क्वेश्चन लिया हूं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसी प्रकार यहाँ कई सारा क्वेश्चन मैं लिया हूँ। चलो एक एक कर कर मैं आपको सारा का सारा ये क्वेश्चन करा देता हूँ। और हाँ, मैं इसकी श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन मैं इस पढ़ाते समय ही याद भी करवा दूंगा। ठीक, चलो, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि मैं ये क्वेश्चन उठाया क्वेश्चन बैग से छाप दिया, नहीं, मैं अपने हिसाब से इसको लिखा हूँ, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। जो सोशल लाइफ है एकदम उसको रिलेट कर कर मैंने लिखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। और बाकी देखो इसका पीडीएफ, जितने भी लक्ष्य बैच के बच्चे हैं, तो इसका पीडीएफ मैंने पहले ही जो लक्ष्य बैच का ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाल दिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये आपका, देखो अच्छे से ये पीडीएफ बनाकर, देखो यहाँ पे ये पीडीएफ बनाकर अच्छे से मैंने यहाँ पे डाल रखा है, देख सकते हो। तो ये पीडीएफ से जाकर इस वीडियो को देखने के बाद पहले समझ लो सारी चीजें, और इस पीडीएफ से जाकर आप याद करते रहना। और लक्ष्य बैच से, लक्ष्य बैच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे कैसे जुड़ना है, अभी चलो मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद बताता हूँ। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है। कि वनों की हानि से क्या आशय है। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है कि वनों की हानि से आप क्या समझते हैं, बात एक ही हुआ। ठीक है, आगे देखो, वनों की हानि से उत्पन्न होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करें। ओके, वनों की हानि से होने वाले हमें किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक, तो सबसे पहले वनों की हानि से क्या आशय, या वनों की हानि से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग लिख देते हैं। तो ऐसे उत्तर आप हेडिंग डालकर लिखोगे कि आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल भाई है। हम देख ही रहे हैं कि हमारे लाइफ में मतलब विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, दरवाजे आदि बनाने के लिए पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि आधुनिक समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध यानी वही तेजी से कटाई कर रहा है। ठीक, इससे वनों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वनों की संख्या में लगातार कमी वनों की हानि या ह्रास कहलाता है। क्लियर। और उसके बाद लिख दो कि वनों की हानि से उत्पन्न होने वाले 3 प्रभाव निम्न हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से 3 प्रभाव है, तो देखो आपको ये तो आपको क्लियर हो गया इतना। अब यहां पे देखो आपको भाई वनों की हानि से क्या क्या हो सकता है। एक तो मृदा अपरदन हो सकता है, एक वर्षा में कमी आती है, आप जानते ही हो, और पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है। तो आपको ये टॉपिक याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है, इसको आप खुद ही लिख लोगे। मैं आपको देखो यही पढ़ा देता हूँ, आपके मतलब एग्जाम में आएगा तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, और ये जो जितना मैं लिखा हूँ ना, इससे ज़्यादा ही आप लोग लिख लोगे। तो देखो ये टॉपिक आप लोग याद रखना कि वनों की मतलब हानि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में मृदा अपरदन होता है, मतलब वन जब नष्ट होते हैं तो उनके कारण मृदा का भी अपरदन होता है, वर्षा में कमी आती है, ये तो जानते ही हो, पर्यावरण तो प्रदूषित होगा ही। और इस प्रकार आप कई सारा और टॉपिक भी बना सकते हो। मैंने केवल 3 पे ही फोकस किया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 4 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो चलो, तो मृदा अपरदन, अब मृदा अपरदन में हम लोग लिखते हैं। देखो यहाँ पे मृदा अपरदन में आप लोग लिखोगे कि वन मृदा के कणों को आपस में बांधे रखते हैं। सही बात है भाई, वन यानी वही, वनों में भाई पेड़ पाए जाते हैं, तो पेड़ देखो, पेड़ की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को आपस में बांधे रखती है। ठीक है, इसलिए वहां पे अगर मतलब बारिश पड़ती है या मतलब जो भी पानी के कण आते हैं, ठीक है, यानी पानी आते हैं, तो जल्द मिट्टी को बहा नहीं पाते हैं। ठीक है, यानी मृदा का अपरदन नहीं करते हैं जल्द। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका घर के आसपास घासें लगी होती है ना, घास ओस होती है, तो बारिश पड़ती है ना, तो वहाँ की मिट्टियाँ जल्द कटकर आगे नहीं जाती, बल्कि जहाँ अगर घास ओस नहीं है, मतलब चिकना है, तो वहाँ की मिट्टियाँ कटकर आगे बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब कि मतलब ये घास फूस या मिट्टी, या मतलब घास फूस या फिर वन पौधे, ये सब मृदा का अपरदन रोकते हैं, यानी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो वही लिखा गया है कि वन मृदा के कणों को आपस में बांधे रखते हैं, जिससे मृदा अपरदन काफी कम, लगभग ना के बराबर होता है। परंतु वनों के कमी के कारण
मृदा अपरदन काफी तेजी से होता है और कम वन क्षेत्र वाले इलाकों में इसके कारण काफी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे लिख दो। इसमें आपको और जो भी अगर याद आ रहा है तो आप बढ़ाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हो गया। उसके बाद आप देखो फर्स्ट के बाद ये देखो यहाँ पे सेकंड रहना चाहिए, ठीक है, और ये आपका थर्ड रहना चाहिए। चलो, तो ये सेकंड क्या है? वर्षा में कमी। इसमें आप लोग लिख दो भाई कि वन मानसून को लाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? इनकी कमी से वर्षा की मात्रा में भी कमी आती है, जिससे सूखे व अकाल की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%। और अंत में लिख दो कि पर्यावरण प्रदूषण, और इसमें लिख दो भाई कि वनों की कमी से वर्षा का न होना और कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में अधिक मात्रा में उपलब्ध होना हमारे जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। भाई अगर वनों की संख्या में कमी आएगी तो वो ऑक्सीजन वन ही तो, मतलब वनों के कारण, पेड़ पौधों के ही कारण तो आता है। तो हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सिंपल है कि अगर वन कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में अधिक बढ़ेगी, क्योंकि हम छोड़ेंगे। और भाई ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वनों की संख्या में कम आ रहा है, तो वन मतलब ऑक्सीजन कम बनेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वनों की कमी से वर्षा का न होना और कार्बन डाइऑक्साइड का पर्यावरण में अधिक मात्रा में उपलब्ध होना हमारे जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। वनों की कटाई से, आगे लिखो कि वनों की कटाई से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वायु दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। तो इतना आप लोग लिख दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखो एक पेज में पूरे का पूरा हो गया। तो इसका आपको 4 मार्क एकदम मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा आपका 4 मार्क। क्लियर भाई? चलो, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन रहा। अब चलो हम लोग इधर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड रखता हूं। सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। आई थिंक ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया भी प्रश्न था, ठीक है, 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये आया था। ठीक, चलो तो चलो इसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा बता दो, उसके बाद इसको तेजी से सॉल्व करेंगे। ये जो मैं पीडीएफ आपको बताया कि ये आपको कहाँ मिलेगा सब पीडीएफ उडीएफ, तो देखो हम लोग की कैसे इस बैच से जुड़ सकोगे। आपको लक्ष्य बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। लक्ष्य बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकोगे, ठीक है, वो एक्चुअली देखो मैं आपको बता दूं, ये हम लोग की एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जैसे फ्री स्टडी मटेरियल में आओगे, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 10 में आओगे तो यहाँ पे आपको 2023 का सारा पेपर भी मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप यहाँ पे देखो ये आवर कोर्स में जाओगे और यहाँ देखो ये लक्ष्य बैच दिखाई दे रहा है ना, क्लास 10, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ देखो आपको 99 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ ट्यूटोरियल भी दे दिया गया कि 99 रुपये में अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ से पे नाउ क्लिक कर और इस ग्रुप में अंदर चले जाओगे तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, हिंदी का 2023 का 7 सेटों का, मैथ का 7 सेटों का, साइंस का सबका सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ में अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। यानी यहाँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, उसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, और मैं अपनी तरफ से जो भी मॉडल पेपर बना रहा हूँ यहाँ अंदर आपको सारा का सारा सबका पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान रखना, वीडियो तो मिलेगा ही, साथ में पीडीएफ मिलेगा जिससे आप कम समय में पढ़ सको, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो किसी दुकान से इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कराकर और जो ये नंबर दिया गया है इस पे आप भेज सकते हो, ठीक है। और भेजने के बाद अंदर ही आपको ग्रुप में भी जुड़ने का मौका मिल जाएगा। वो एक प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पे अंदर नंबर आपको दिया गया है। ये तो भाई सबके लिए है, अंदर एक स्पेशल नंबर दिया गया है जितने भी ये लड़के बैच बाई करते हैं, ठीक है। तो आप जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ आपको सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर और उसके अलावा मेरे द्वारा बनाया गया सबका मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा। आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आप सारी चीज़ें रिवाइज करना चाहते हो तो पीडीएफ से सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, अपना 7 सेट 2023 वाला पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो से नहीं पढ़ सकते, इसलिए जरूरी है। और सबका टेस्ट भी मिल जाएगा, लगभग 40 टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना ये बैच, ठीक है। चलो बाकी मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें उत्तर लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम
उठाए, ठीक है, जिनमें से कुछ कदम निम्न है। और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर कर लिख दो। अब इसमें देखो मैंने कई सारा मतलब कदम यानी वही लिखा है कि उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। तो आप इनमें से देखो 6 ठे मैंने लिखा है ना, आप एग्जाम में मिनिमम 4 ठे लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको जितना याद आ रहा होगा आप लिख देना, ठीक। तो पहला इसमें देखो, पहला मैंने लिखा है कि उन्होंने पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा को मुख्य भाषा की तरफ बढ़ावा दिया ताकि लोगों में एक राष्ट्रभाषा की अ, भावना पनप सके, ठीक है। पहला ये लिख दोगे। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, तो उन्होंने जो फ्रेंच भाषा थी यानी वहाँ की, भाई फ्रांस में फ्रेंच ही तो बोली जाएगी, जो भाषा थी उसको मतलब काफ़ी मुख्य भाषा के रूप में बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में एक राष्ट्रभाषा की भावना पनप सके, ठीक है। उसके बाद सेकंड में लिख दोगे कि पितृभूमि और नागरिक आदि जैसे विचारों पर बल दिया। देखो अभी बोलते हैं ना हम लोग जैसे कि ये हमारी मातृभूमि है, तो पहले मतलब पितृभूमि पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, पितृभूमि कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे पितृभूमि इसीलिए लिखा गया है, यानी वही कहने का मतलब यहाँ पे मातृभूमि भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन पितृभूमि पे आपका जोर दिया गया है चैप्टर में, तो पितृभूमि ही लिखना, ठीक है। तो पितृभूमि और नागरिक जैसे कि मतलब आप देश के नागरिक हो आदि जैसे जो विचार थे उन पे काफ़ी उनके द्वारा बल दिया गया है। किनके द्वारा? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है। जो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करना चाहते थे, ठीक है भाई। थर्ड लिख दोगे कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। ओके, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। क्यों चुना गया भाई? तो चुना गया होगा ताकि मतलब जो सभी समुदाय सभी लोगों को एक ऐसा मतलब प्रतीक मतलब लाकर चुना गया होगा जो सबके दिलों में मतलब समान रूप से रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक मतलब धर्म के लोगों को बिलोंग करे, तो हो सकता है चुना गया होगा इसलिए। तो आप इसमें लिख दो कि एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। उसके बाद आगे लिख सकते हो फोर्थ में कि उन्होंने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का भी सहारा लिया, जैसे आप मरियान आपने नाम सुना होगा, ठीक है। या ऐसे भी केवल अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो केवल इतना भी लिख सकते हो कि उन्होंने लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए राष्ट्रध्वज के अलावा अन्य कई प्रकार के प्रतीकों का सहारा लिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद अगला मैंने लिखा है कि उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारियों के मुद्दों को सर्वोपरि रखा। क्लियर? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप अपने हिसाब से मतलब ये बना दिए, ठीक। उसके बाद ये भी लिख सकते हो एक कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, यानी आंतरिक जो आयात निर्यात पे शुल्क यानी वही कर जो था, टैक्स था, उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर भाई? 4 मार्क का ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में और निश्चित है आना ही आना है। तो ये आपका सेकेंड प्रश्न रहा। अब चलो हम लोग थर्ड प्रश्न पे चलते हैं, इसको साइड करता हूँ। और थर्ड प्रश्न देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखो ये मैं एक एक जो प्रश्न ला रहा हूँ ना, ये छांट छांट कर ला रहा हूँ। आप कहो कि भैया आप सब में बोल रहे हो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि इनको मैं एक एक छांट कर लाया हुआ हूँ, ठीक। चलो तो ये तीसरा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, मृदा अपरदन पे हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 4 मार्क में ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। तो चलो मृदा अपरदन पर हम एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मृदा अपरदन कह रहा है, तो मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो या ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी कर सकता है। तो बात एक ही हुआ, वही आंसर लिखोगे। देखो भूमि की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन, ठीक है। तो मृदा अपरदन समझ गए कि भाई भूमि की ऊपरी जो सतह होती है उसका अपने जगह से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो सिंपल वहाँ हमने यहाँ पहली लाइन में वही लिख दिया है। उसके बाद लिखोगे कि मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल है। आगे देखो, बाढ़ अथवा ऊपर से नीचे गिरते हुए जल काफी अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करते हैं। अपरदन कहने का मतलब वही कटाव, ऊपरी सतह को काटकर हटा देते हैं उसके जगह से, ठीक है। तो वही यहाँ पे इतना क्लियर कि भूमि की ऊपरी सतह का अपने जगह से हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण जल है। बाढ़ अथवा ऊपर से नीचे गिरते हुए जल काफी अधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करते हैं। हालांकि तेज बहने वाली पवनें भी
अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, उड़ा ले जाती है मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख दो, उड़ा ले जाती है। ठीक है, उसके बाद अतः तेज बहने वाली पवनें भी मृदा अपरदन का एक कारण है, क्योंकि वो भी तो मिट्टी की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाती है अपने साथ, तो वो भी तो एक मृदा अपरदन का कारण है, तो ऐसे लिख दिया गया है। ठीक, आगे लिखोगे कि मृदा अपरदन के कारण भूमि काफी अनुपजाऊ हो जाती है और कृषि करने योग्य नहीं बचती। कुछ मानवीय कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। मानव भवन निर्माण, जैसे में आप देख लो कि मानव भवन निर्माण अथवा अपने अन्य कार्यों हेतु मिट्टी के छोटे अथवा बड़े भूभाग को एक बड़े गड्ढे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि आप अपने इलाके में देखते होंगे। ठीक है, तो ही लिखा गया है। आगे देखो, मृदा अपरदन के कारण पर्यावरण पर भी काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे आप पूरा पूरा इस प्रश्न का आंसर लिखोगे, ये भी 4 मार्क में आता है और आएगा ही आएगा आप लोग के एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। याद क्या करना, धीरे धीरे आप इसको समझ गए हो तो आप थोड़ा 1 2 बार 3 बार इसको कई बार थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो आपके खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप इससे कहीं ज्यादा भी लिख सकते हो। क्लियर, चलो भाई। उसके अलावा आपके पास और भी कई तरीके होंगे मृदा अपरदन के बारे में लिखने को, तो आप भी लिख सकते हो, इसमें अपना भी आइडिया जोड़कर इसको आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर भाई, चलो तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। उसके बाद 4th नंबर हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी तो इसका मतलब आपका सीधा सीधा उदाहरण बिहार में देखने को मिल रहा है। गठबंधन सरकार क्या है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के बारे में हमें यहाँ पे बताना है भाई। देखो, गठबंधन सरकार अभी आप बिहार राज्य में देख रहे हो क्या सब हो रहा है, मतलब एक पार्टी से गठबंधन कर कर सरकार बना ले रही है, फिर तोड़कर दूसरे पार्टी से गठबंधन कर कर सरकार बना ले रही है। तो अभी आप बिहार में ये सब चीजें हो रही हैं, आप देख ही रहे हो। तो देखो, उसी को रिलेट कर कर मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख भी दिया है। देखो, उत्तर में लिखोगे कि ऐसी सरकार जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं गठबंधन सरकार कहलाती है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो बिहार में बीजेपी और जो नीतीश के मतलब पार्टियां थी, दोनों ने मिलकर अभी नई सरकार बनाया है। ठीक है, एक तेजस्वी वाला मतलब तोड़कर। ठीक, तो वहीं लिखा गया है कि ऐसी सरकार जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं, कम से कम 2 दल होने जरूरी है गठबंधन सरकार में। ठीक, तो ऐसी सरकार जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं गठबंधन सरकार कहलाती है। गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। इसकी विशेषताएं चलो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, अब चलो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है कि गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल होते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड में लिख लोगे कि गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पे होता है। क्लियर, गठबंधन सरकार का जो मतलब गठन होता है वो समझौते के आधार पे होता है। जैसे मान लो 2 पार्टियां हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक वो बिहार में मतलब बीजेपी वाली और एक वो नीतीश वाली पार्टी। ठीक है, दोनों में गठबंधन हुआ है, तो दोनों में मतलब समझौता हुआ होगा कि आपके इतने मंत्री रहेंगे, मेरे इतने मंत्री रहेंगे। पहले ही सारा का सारा कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन उप मुख्यमंत्री रहेगा, सारा का सारा मतलब एक समझौता हुआ होगा, उसके बाद उनका मतलब गठबंधन हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। क्लियर, तो गठबंधन सरकार का गठन किस आधार पे होता है, समझौते के आधार पे होता है। क्लियर है मेरे भाई, तो ये 2 हो गया। उसके बाद चलो एक यहाँ पे देखो तीसरा चौथा 5 इसमें मैंने लिखा है। तो देखो अगला देखो कि गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना होता है। सही बात है भाई, गठबंधन का क्या मतलब है कि भाई एक बड़ी पार्टी है कोई, ठीक है, और मान लो 2 3 छोटी पार्टियां हैं, तो वो तीनों मिलकर एक अपना मतलब सरकार बना ले, मिलकर बना सकती हैं, यही तो गठबंधन है। ठीक, तो गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाना होता है, यानी सत्ता स्थापित करना होता है। उसके बाद तीसरे के बाद चौथा है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। सही बात है भाई, जैसे मान लो 2 लोगों में यहाँ गठबंधन हुआ, ठीक है, तो इसमें से दोनों जो जिनमें गठबंधन हुआ ना, वो क्या चाहेंगे कि मेरी मतलब प्रभुत्ता बनी रहे, मतलब बने अधिक से अधिक, और अगले बार मैं चुनाव में जीतकर मतलब बहुमत प्राप्त कर लूँ और अकेले रहूँ। अकेले रहूँगा तो भाई अकेले रहेगा तो उसकी पार्टी के सारे मंत्री उंत्री सब रहेंगे। अगर गठबंधन में रहेगा भाई तो दोनों के मंत्री रहेंगे। समझ रहे हो ना, तो सभी पार्टियां चाहती है कि मैं मतलब अपना प्रभुत्व जमाऊँ, यानी वही अपना चुनाव में जीतकर बहुमत प्राप्त करूँ और खुद अकेले सरकार बनाऊँ। क्लियर, तो ये लिखा गया है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार
अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और उसके बाद अंत में लिख दो कि गठबंधन सरकार अस्थायी सरकार है। यह क्या है? अस्थायी सरकार है। अर्थात जब चाहे तब कोई दल अपना गठबंधन तोड़ सकता है, जैसा कि आप बिहार में देख रहे हो। ठीक है, एक से जुड़ा है फिर टूट रहा है, फिर जुड़ा है फिर टूट रहा है, ये मतलब सब सिलसिला चलता जा रहा है। ठीक, तो इस गठबंधन सरकार के बहुत सारे लाभ हैं तो बहुत सारी हानियां भी हैं। ठीक, तो चलो, तो ये आप 5 टॉपिक लिख लोगे। तो ये जो हम लोग का प्रश्न था कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो कुछ इस प्रकार कि ऐसी सरकार जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक दल मिलकर करते हैं गठबंधन सरकार कहलाती है। गठबंधन सर उसके बाद लिख दो कि गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, और जो मैंने पांचों इसमें टॉपिक बताया पांचों को आप लोग याद कर लो। ठीक, तो इस प्रकार ये हम लोग के रहे कितने, कुल 4 इंपॉर्टेंट हम लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 4-4 मार्क वाले थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो से आपको ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो अगले वीडियो से मैं 4 मार्क वाले प्रश्नों के साथ 6-6 मार्क वाले प्रश्नों को भी इंक्लूड कर लूँगा वीडियो में। क्लियर है मेरे भाई? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर आप अभी तक लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऐप जो है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, इससे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको मात्र 99 रुपये में, ठीक है, 99 रुपये में आपका 2023 का जितना भी पेपर था, हिंदी का 7 सेट का, मैथ का 7 सेट का, साइंस का, सोशल साइंस का 7 सेटों का अच्छे से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो तो मिलेगी, देखो वीडियो तो है ही, साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पीडीएफ में सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपका कल एग्जाम रहेगा। आप 7 सेट पढ़ना चाहते हो तो वीडियो से नहीं पढ़ सकते, पीडीएफ रहेगा तो आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैंने पीडीएफ में वहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और साइड में आपका टेस्ट भी दिया हुआ है, जितने भी एमसीक्यू हैं वहाँ पे हर एक पेपर सेट का टेस्ट भी दिया हुआ है। और केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं, यहाँ पे आपको जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, जो यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के साथ, पीडीएफ और टेस्ट भी। ठीक, और मैं अपनी तरफ से कई सारा मॉडल पेपर वहां बना रहा हूं, वो भी मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। बाकी आपका मन 99 रुपये अगर आपको अधिक लग रहा है भाई तो मत लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई 99 रुपये इतना कंटेंट के आगे कुछ नहीं है, और 99 रुपये क्या है भाई, मैं अपने बोर्ड एग्जाम में मतलब अच्छा मार्क लाने के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो फिर तो ये 99 रुपये आप लोग के लिए कुछ नहीं है। चलो भाई, तो ये रहा पूरा का पूरा आप लोग का सोशल साइंस का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।